नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी। कैसे हो आप? हाँ ठीक है। आज है ना इमरजेंसी दिवस है ओके। और बीजेपी के जो लोग हैं इसको बहुत अलग सा नाम दे रखा है उन्होंने, विभाज आपातकाल विभीषिका दिवस। ओह। तो उस पे वो जिन जिन शहरों में लोग रह रहे हैं जो आपातकाल के दौरान जेल में रहे उनको वो सम्मानित कर रहे हैं आज के दिन। तो मैं उम्मीद कर रहा था वो आपको भी बुला के सम्मानित करेंगे। क्या कोई कॉल वोल आई आपके पास? नहीं आई, कॉल तो आती है। अच्छा, तो आप गए वहाँ सम्मानित होने के नहीं लिए? गए, हम तो संघर्षों में थे जो उन्हीं की नीतियों के परिणाम उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे आज भी। अच्छा, संक्षिप्त सा एक बार उस दौर को याद कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास का मूल्यांकन तो हमेशा होगा ही, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा जरूरी आज के दौर में ये देखना है कि जब इमरजेंसी लगी 1975 में, उस दौर में क्या परिस्थितियां थी और आज जब इमरजेंसी नहीं है तो क्या परिस्थितियां हैं। क्योंकि जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि आज के हालात तो इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। तो चूंकि आपने वो 75 वाला दौर भी देख लिया और अब ये भी देख रहे हो, तो इसका मूल्यांकन हम करेंगे। पर हमारे दर्शकों को पहले ये बता दो कि आपकी इमरजेंसी में जेल यात्रा कैसे हुई? नहीं, दरअसल इमरजेंसी केवल मात्र एक शब्द नहीं है, वो एक इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल नाम से एक प्रावधान होता था। क्योंकि एक होती है आपातकाल लगाना पड़े किसी बाह्य कारण से, एक्सटर्नल कोई फैक्टर हो, अपने देश से बाहर के किसी कारण से, लड़ाई में या ऐसा। एक जो इंटरनल इमरजेंसी का जो प्रावधान होता था, जो अब नहीं है उस तरह से। तो सवाल ये है ना देखने का कि जिसको इमरजेंसी कहते थे या कहा जा रहा है उसमें वास्तव में होता क्या है। तभी हम ये इस बात की तुलना कर पाएंगे कि अब जो हो रहा है वो क्या है। तो 1975 जो है, जून समझो, यही महीना, यही दिन, पूर्व संध्या कह सकते हो आज आप, उसकी मतलब रात को लगी थी इमरजेंसी की जो घोषणा हुई थी। तो उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि ये थी कि देश में बहुत ज़्यादा असंतोष था, आक्रोश था। उसमें बेरोजगारी भी एक कारण थी, उसमें महंगाई बहुत बड़ा कारण थी, भ्रष्टाचार भी था, और कई तरह की, मतलब आप ये कह सकते हो कि शासन के अंदर सत्ता के दुरुपयोग की कुछ प्रवृत्तियां बहुत तेजी के साथ ऐसे बन गई थी। और वो बनते बनते एक जो पिटीशन था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो जो राजनारायण जी थे, जिन्होंने उस टाइम पे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और उन्होंने कोर्ट में एक रिट पिटीशन कर रखी थी। तो उसमें मुद्दा ये था कि एक इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिसर जी, वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन में काम करते हुए एक तरह से प्रमाणित हो गया कि वो इनके लिए काम कर रहे थे, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारा, चुनाव से संबंधित जो कानून को संचालित प्रक्रियाओं को करता है, उसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार के लिए काम करता हुआ पाया जाए तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, और वो एक गंभीर अपराध की तरह से। अब तो खैर हम अगर चुनाव प्रणाली की बात करें तो उसके बाद बहुत कुछ घटित हो चुका अपने यहाँ, अब जो हो रहा है चुनाव को लेकर। लेकिन वो एक ऐसा था, मतलब जिसकी वजह से उनका चुनाव जो है रद्द हो गया।
अब रद्द हो गया तो जाहिर है बाहर से जब एक दबाव भी पड़ रहा था तो उनके चुनाव निर्वाचन को जब रद्द कर दिया गया बतौर एमपी, तो ये भी तो समस्या खड़ी हो गई ना कि प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं जब वो अगर एमपी नहीं है तो उससे वो ट्रिगर का काम कर गया। जो पूरा का पूरा एक जन आक्रोश इकट्ठा हुआ था उसमें वो एक तरह से अंतिम मतलब जिसको कहते हैं भाई ऊंट की पीठ के ऊपर तिनके ने ही बोझ बढ़ा दिया, उस तरीके का स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो खैर उससे वो और ज़्यादा भड़क गई चीज़ें। मतलब तो विद्यार्थियों के जो आंदोलन थे, बेरोजगारों के थे, और उनके आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जयप्रकाश नारायण जो वयोवृद्ध एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो किसी पार्टी में नहीं थे, अपने दौर में वो सोशलिस्ट लीडर रहे। विद्यार्थियों ने उनको आगे लगा लिया कि आप हमें नेतृत्व दें, दे दो। और वो ऐसा होने लगा कि सभी प्रदेशों में ऐसा वातावरण गर्म हो गया कि लोग शासन के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति उठ गई। और जयप्रकाश नारायण ने जो अलग अलग मौक़ों पे बड़ी रैलियां की, उनमें बड़ी भीड़ हो गई। उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकारी अधिकारियों को जो गैर कानूनी गैर वाजिब जो आदेश हैं उनकी अनुपालना नहीं करनी चाहिए। तो ये कहना वैसे तो कुछ गलत नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ये तो सही बात है, आज भी उतनी ही सही है जितनी तब थी। तो खैर वो इस बीच में क्या हुआ कि श्रीमती गांधी को जो रिलीफ मिल गया कि वो प्रधानमंत्री तो रहेंगी लेकिन हाउस के अंदर एज एमपी एक्ट नहीं कर सकती और उनको सांसद के रूप में उनको वेतन नहीं मिलेगा, ये कर दिया। जो कि बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट में जाके दूसरा रूप ले गया कि वो नीचे वाले कोर्ट के उसके ऊपर बहुमत से रोक लग गई उसमें। वो कई जजों की बेंच थी, उसमें HR खन्ना भी एक जज थे, तो उन्होंने शायद उनके विपरीत ही राय दी थी, लेकिन बहुमत से उनको वो जो रिलीफ मिला। तो लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शासन के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति, अशांति फैल गई थी। तब उन्होंने ये जो 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। और 2 प्रांत ऐसे थे उस दौर में जिसकी आज आप चर्चा करें तो ज़्यादा प्रासंगिक ही रहेगा। एक पश्चिमी बंगाल और एक हरियाणा, जहाँ पर कुल मिलाकर मतलब लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश थे। आवाज़ उठाने पे, आंदोलन करने पे, अब कर्मचारियों के, अध्यापकों के आंदोलन होते हुए बोट क्लब पे जाना पड़ता था, यहाँ जो है दमन जैसी स्थिति थी। और विद्यार्थियों के ऊपर भी इस तरीके का था। तो वहाँ सिद्धार्थ शंकर रे थे मुख्यमंत्री, जो इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे, और यहाँ चोई बंसीलाल थे, वो भी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। और इमरजेंसी के दौरान वो हुआ ये कि उनको रक्षा मंत्री बना दिया और अपने बनारसी दास गुप्ता जी थे वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री जरूर थे, परंतु चलती उनकी नहीं थी। जैसे अब नायब सिंह सैनी की बजाय खट्टर साहब की चलती है। अच्छा, ऐसे था, लगभग ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। तो खैर यहाँ पहले से ऐसे वातावरण थे, तो एक दबाव जैसी स्थिति लोगों के ऊपर थी।
तो खैर वो अब सवाल ये था कि भाई आपातकाल लगाया गया है तो उसको न्यायोचित कैसे ठहराया जाए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी तो दबाव बनता है ना भाई, ये क्या कर दिया, मतलब आपने तो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए और प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लग गई। तो वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि भाई कोई बड़े नेताओं को ऐसे अंदर नहीं किया है हमने, कुछ विपक्ष के नेता बाहर भी हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने की कि भाई कुछ ऐसे निरंकुश संगठन यहाँ काम कर रहे थे तो हमें उनके ऊपर भी नियंत्रण करना था, इस वजह से ये एक टेम्परेरी तौर पे हमें करना पड़ गया। वो छवि देने की बात थी। तो जाहिर है बहुत सारे लोग पकड़े गए, लाखों की संख्या, मगर सारे मिला लें तो जो भी जहाँ पर, क्योंकि विद्यार्थियों में ज़्यादा एक तरह से आक्रोश की भावनाएं थी जो उस टाइम पे आंदोलन में प्रकट हो रही थी जी। अब जैसे मान लो जंतर मंतर पे अपने नौजवान कोकरोच जनता पार्टी के बैनर से बैठे हैं, तो वो भी तो पूरे देश के नौजवानों के आक्रोश को एक तरह से प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी मतलब बिहार में, गुजरात में बहुत ज़्यादा आंदोलन का दबाव था। वहाँ चिमन भाई पटेल की सरकार थी और इधर बिहार की सरकार के खिलाफ एमएलए मंत्रियों के युवाओं ने इस्तीफे दबाव डाल डाल के लेने शुरू कर दिए थे। ये तो मैं इमरजेंसी से पहले की बात कर रहा हूँ। खैर अब वो लग गई तो लोकसभा के अंदर कांग्रेस के बाद जो बड़ी पार्टी थी वो थी सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके नेता थे कॉमरेड ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन बहुत प्रसिद्ध पार्लियामेंटेरियन थे और अपने केरला के अंदर वो एक समाज सुधारक के रूप में भी उनकी छवि थी, किसान नेता भी थे। तो ए.के. गोपालन क्योंकि लीडर थे, उनको नहीं पकड़ा, लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन थे वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, तो बतौर लीडर ही वो मतलब लोकसभा के अंदर उनको एक तरह से विपक्ष की तरफ से ये स्वीकार्यता और मान्यता थी। लेकिन बड़े जो मुखर प्रवक्ता थे सीपीएम के लोकसभा के भीतर, वो थे ज्योतिर्मय बसु। अच्छा जी। ये ज्योति बसु अलग हैं, जो दूसरे मंत्री, वो ज्योतिर्मय बसु थे। वो बहुत ही लोकप्रिय सांसद थे और बहुत दबंग थे। तो उनको पकड़ लिया, गोपालन साहब बाहर रहे। तो ये भी उनका इसीलिए था कि भाई अगर हम तानाशाही लगी हुई होती तो लीडर अपोजिशन को पकड़ते हम। तो उन्होंने 21 जुलाई 1975 को ए.के. गोपालन ने एक लंबा भाषण दिया था इमरजेंसी के खिलाफ लोकसभा के अंदर। वो बहुत लैंडमार्क स्पीच मानी जाती। गूगल पे है वो, अभी कोई पढ़ना चाहे तो जरूर मिलेगा। ए.के. गोपालन स्पीच एट गूगल के ऊपर जरूर मिलेगा। तो उस स्पीच की सेंसरशिप हो गई कि अखबार नहीं छापेंगे उसको, और 2 अखबार ऐसे थे, एक जनसत्ता, एक इंडियन एक्सप्रेस। एक बराबर ही हैं वो, मतलब उन्हीं का, वो गोयनका साहब के थे, वो उन्हीं का जनसत्ता। और गोयनका बहुत प्रबल मतलब प्रकाशक माने जाते हैं भारत के प्रेस की इतिहास में। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि सेंसर जो भी खबर को काटेगा ना, जिस खबर को कि ये नहीं छापनी, हम वहाँ खाली जगह छोड़ेंगे। अपनी तरह का प्रतिरोध था वो। और फ्रंट पेज पे, भीतर के पेजों पे खाली जगह होती थी तो लोग यूँ समझ जाते थे कि यहाँ की खबर जो है वो सेंसर हो गई है। ये उन्होंने एक तरीका अख्तियार किया था विरोध करने का। तो खैर वो स्पीच मतलब क्योंकि छापी नहीं, और ये गूगल तब नहीं होते थे, तो लोगों को
बड़ी उत्सुकता रहती थी कि वो स्पीच कहाँ मिले। हाँ मिले। तो एक पीपल्स डेमोक्रेसी अखबार और एक स्वाधीनता नाम से सीपीएम के माउथ ऑर्गन कहते हैं, वो पार्टी के अखबार थे, उन्होंने भी ये तय कर लिया कि अगर वो सेंसर करेंगे तो हम खालिस्तान छोड़ेंगे। मतलब तो खैर वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में तो स्पीच चली गई थी, वहाँ से वो बाहर निकली कहीं ना कहीं। फोटोस्टेट उस टाइम पे ना फोटोस्टेट नहीं होते थे, साइक्लो स्टाइल होते थे, छपती थी वो स्टेंसिल काटना पड़ता था और फिर उसको साइक्लो स्टाइल करके निकालने पड़ते थे। तो खैर वो उस टाइम पर बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी। जनसंघ। और जनसंघ जो है वो जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व का आंदोलन था, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें जनसंघ थे, उसमें स्वतंत्र पार्टी होती थी उस दौरान, वो थी। लेकिन विपक्षी दलों में एक भारतीय क्रांति दल भी होता था, चौधरी चरण सिंह का, वो भी था। लेकिन उसके अंदर विपक्षी पार्टियों में सीपीएम ऐसी थी जो उसका हिस्सा नहीं बनी। अच्छा जी। उन्होंने ये कहा हम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि इसमें जनसंघ है और आरएसएस है। तो ये तो खुद ही मतलब एक तरह से फांसीवादी विचारधारा के संगठन है, इनका अपना ही विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, तो हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन हम एक समानांतर आंदोलन चलाएंगे, जो उस वो जो मोर्चा बना था, वो जो आह्वान करेगा उसको हम भी मानेंगे जी, हम अपने ढंग से प्रतिरोध उसका करेंगे। मतलब तो ये परिस्थिति थी उस टाइम पे। तो खैर वो बाला साहब देवरस थे, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, जैसे अब अपने मोहन भागवत जी हैं, उनकी जगह पे बाला साहब देवरस होते थे सरसंघ चालक। जी जी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख दी कि भी आप हमारे हजारों स्वयंसेवक अंदर हैं, उनको छोड़ दो, और आप जो बहुत अच्छे काम कर रहे हो इमरजेंसी में। आरएसएस ने लिखी? हाँ, देवरस साहब ने। तो ये हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो इन कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करेंगे। ओ, तो आरएसएस ने लिखा ये? एक नहीं लिखी, वो कई चिट्ठियां हैं। अच्छा जी। लेकिन वो इंदिरा गांधी ने उनका जवाब नहीं दिया और आरएसएस से प्रतिबंध भी नहीं हटाया। अच्छा जी। तो उस टाइम पे ना दो चीज होती थी खास। उन्होंने इमरजेंसी को एक तरह से जायज ठहराने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था। उसके 20 सूत्र इस तरह के थे, वो जन कल्याण के नाम से थे कुल मिला के। तो लेकिन वो इमरजेंसी की ज्यादतियों पे पर्दा डालने का एक तरीका था ताकि न्यायोचित ठहराया जा सके, उसको जायज ठहरा दे। वो जो चिट्ठी थी जेल के अंदर 2 चिट्ठियों की तलाश रहती थी। एक गोपालन का भाषण इमरजेंसी के खिलाफ, और एक बाला साहब देवरस का वो लेटर जो इंदिरा गांधी को 1 2 3 करके लिखे उन्होंने। वो उनकी तलाश क्यों रहती थी? बाबा साहब देव उत्सुकता थी ना अंदर। अच्छा, क्योंकि अंदर आरएसएस वाले भी बनते, आरएसएस वाले और जनसंघ के भी अंदर थे, हमारे भी थे, औरों के भी थे। खैर वो विचारधारा के तो, पर अब जेल में है तो क्लैश को कहाँ लेके जाएं। मतलब एक तरह से शांतिपूर्ण से अस्तित्व जैसी स्थिति वहां बनी होती थी। वैचारिक मतभेद तो आप 26 को ही गिरफ्तार हो गए थे? नहीं, मैं बाद में हुआ, मैं तो साल भर रहा, और लोग रहे 19 महीने। कॉमरेड पृथ्वी सिंह रात को ही पकड़े गए, 19 महीने रहे। 19 महीने रहे चौधरी देवीलाल के साथ महेंद्रगढ़ की जेल में। मतलब और बाकी लोग भी बहुत सारे रात को ही उठा लिए थे। तो हम जब जेल में गए तब 2 चिट्ठियों की स्मगलिंग, अब वैसे तो कोई अलाउ नहीं कर सकता, अंदर जेल में कैसे जाएगी, स्मगलिंग से जा सकती थी। तो वो 2 लेटर स्मगल होते थे, उनकी स्पीच और उनका वो इंदिरा गांधी को पत्र बाबा साहब देवरस का।
तो जिसको भी जहाँ से मिल जाता वही, मतलब जैसे कोई विशेष चीज मिल गई तो उनको पढ़ लेता था रात को, हैं? और उसने उस बहस को मतलब बहुत तेज कर दिया था, मतलब। तो ये जब हो रहा था तो मैं जो शुरू में मैंने बात बताई थी कि हाँ, ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम था और एक था 5 सूत्री कार्यक्रम, वो था संजय गांधी का। वो यूथ कांग्रेस का लीडर था, इंदिरा गांधी का राजीव से छोटा जी बेटा संजय गांधी। तो उन्होंने भी 5 सूत्र बना दिए, तो 20 और 5। तो किसी को अगर माफी मांगनी होती जेल में तो उसको इतना ही लिखना होता था, मैं 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रमों का समर्थन करता हूँ, तो मुझे जेल से रिहा कर दे। वो कर देते थे, इसको माफीनामा माना जाता था। और वो बहुत सारे उसमें आरएसएस के थे लोग, जनसंघ के, जो बाहर आए माफी मांग के। हालांकि बहुत सारे अंदर, ऐसा नहीं है कि सारे आ गए थे, अंदर भी रहे और बहुत सारों को छोड़ा भी नहीं, जिनकी मजबूरियां थी या अंदर सरवाइव नहीं कर पाए वो इस तरह की थी, या जिनको ये अंदाजा नहीं था कि भी लंबा चलने वाला, ये तो अंधेरी गली थी ना। अब क्या पता कितने उस समय तो यूं था कि गए तो गए, क्योंकि मीसा का जो कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस कानून में ये था कि 6 महीने तक आपको बिना कोई भी कारण बताए इसलिए नज़रबंदी में रखा जा सकता है कि आप का जेल से बाहर रहना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ये उसमें लिखा होता था। और जब 6 महीने पूरे हो गए थे, उस टाइम पर लोगों ने सोचा अब छूट जाएंगे, और कई जगह यहाँ तक भी हुआ, अंदर बोल दिया चलो छूट गए। और डोडी में जाके उनसे ये पूछा कि यूं के यूं अंदर जाना है या बाहर जाके फिर लेके आए आपको अंदर। तो वो समझे नहीं क्या हुआ। वो बोले क्या बात है? बोले वो कानून ना अमेंड करना पड़ा तो गिरफ्तारी फिर दिखानी पड़ेगी। अच्छा, एक बार काट दो फिर अंदर कर दो। हाँ, तो कुछ जगह तो चुपचाप वो बोले भाई, बोले बाहर कौन है? बोला बाहर पुलिस की गाड़ी है, उसमें बैठना पड़ेगा। वो बोले हमें किसी गाड़ी में नहीं बैठना, हम तो अपनी जगह इधर ही रखो। कुछों ने जिद लगा ली तो उनको गाड़ी में बिठा के पेट्रोल पंप पे डीजल डलवा के वापस पे फिर छोड़ दिया वहाँ पे। उसमें तारीख नहीं लगती थी मीसा के अंदर, और तो वो एक्सटेंड हो गया। फिर वो अमेंडमेंट होने के बाद उसमें ये कर दिया भाई हर 6 महीने के बाद और एक्सटेंशन दी जा सकती। चलो, वो एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी किसको कहा गया। एक तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड किया गया, तो उसको, और एक जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ पावर विकसित हो गए। जैसे मान लो संजय गांधी है, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर सत्ता का एक और केंद्र उनके घर में बन गया, मतलब। और उनकी अपनी अपनी फिर ज्यादतियां शुरू हो गई, मतलब अपने यहाँ तो अति उत्साह में हो के उन्होंने नसबंदी भी, जो क्योंकि उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया था कि भारत इसलिए नहीं तरक्की कर रहा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। और जनसंख्या तो चीन की सबसे ज्यादा थी। अब वो बल्कि लोगों को कह रहे हैं कि भाई करो, तो इंसेंटिव दे रहे हैं। तो विकास होने के बाद अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रित होती है। लेकिन यहाँ उस तरह का आर्थिक सामाजिक विकास था नहीं। तो अब आप ऐसे मतलब किसी की नसबंदी करके जबरदस्ती, उन्होंने ना टारगेट फिक्स कर रखे थे कि इतने पूरे करने, और उसका इतना जबरदस्त खौफ हो गया था। कई तो कुंवारे लोगों की नसबंदी हो गई। हमारे यहाँ तो पीपली में गोली वोली चल गई थी, यहाँ सोनीपत में मैंने देखा है, मैंने वो गांव पीपली गांव। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात घटी इसी से जुड़ी हुई। एक जेल का सिपाही हमारा सामान लेके आता था, हम सूची बना के दे देते थे, साग सब्जी चावल चीनी जो भी, चाय की पत्ती,
वो चौधरी जंगवीर सिंह जो हमारे साथ थे, वो हमारे इंचार्ज थे मैस के, तो वो पर्ची बना के उसको दे देते थे। पंडित जी था वो, और वो ले आता था अगले दिन बाजार में जाके, साइकिल पर दोनों तरफ बड़े बड़े थैले लटका के वो सामान लेके आता। एक दिन क्या हुआ, अंदर आके उसने साइकिल फेंक दी, बोले मेरे को बेशक कहीं ड्यूटी बदलवा दो, मैं ये सामान लेने आइंदा नहीं जाऊंगा। अच्छा जी। वो बोले भाई पंडित जी गुस्सा कर क्यों कर रहा, बात तो बता क्या। शरीफ आदमी था बहुत। बोला मैं आज जब जा रहा था तो समेत साइकिल म्युनिसिपल कमेटी के ट्रक में गिरा लिया मेरे को, और नसबंदी पे ले जाने लगे। तो बोला वो तो बाई चांस मेरे गांव का एक कर्मचारी मिल गया, उसने ये कहा कि भाई ये तो इसकी तो शादी भी नहीं हुई, कुंवारा है। तब बोला मेरे को छोड़ा, और मैं तब सामान लेकर आया हूँ, आइंदा मैं नहीं जाऊंगा। और एक और बात कह दी उसको कहने क्योंकि वो ईमानदार था। बोले यार रोज रोज थोड़ी होता है, तो ऐसे रोज थोड़ी ना पकड़ेंगे। बोले बात सुनो, तुम्हें सारी बात इसलिए आती है, तुम अंदर सुरक्षित बैठे हो। इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो बोले यार ये तो बात ठीक है, क्या पता अंदर ही सुरक्षित हो। खैर जो भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऐसे गैर संवैधानिक सत्ता के अंदर जो पनप गए, और जो जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी वो खत्म हो गई, तो उसी को तो इमरजेंसी कहा गया। और फिर ये हुआ कि क्योंकि ये इस प्रकार की ज्यादतियां ना दक्षिण भारत में नहीं थी, उत्तर भारत में ज्यादा थी, जिसको हम हिंदी भारत कहते हैं। उत्तर भारत में भी हरियाणा, यहाँ तो खैर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में भी थी। मतलब हरियाणा में तो अतिरिक्त थी, कुछ औरों से ज्यादा ही थी मतलब। तो अब वो प्रधानमंत्री को लगा उनकी कोई इंटेलिजेंस की कैसे फीडबैक आया कि भी चुनाव करवा दो। लेकिन मैं जो बात बता रहा था वो ये थी कि जब हम इस तरह चुनाव में खैर चलो हुए, और वो हार गई, साउथ में हालांकि जीत गई कांग्रेस पार्टी, और इधर सफाया हो गया, और लोग बोले नहीं, ये भी नहीं कहा कि क्यों परेशान। जब हम जा रहे थे गांव गांव किसी ने नहीं कहा कि हम हराएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। और नीचे ही नीचे इतना जबरदस्त निश्चय उन्होंने कर रखा था कि घुटन हुई थी एक तरीके से, तो खैर उन्होंने वो हरा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि तब जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल केंद्र बन गए थे, अब भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थागत रूप से बने हुए हैं, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, या मान लो जो आपके यूजीसी है, या यूनिवर्सिटीज हैं, या मान लो ईडी है, आईबी है, तो पूरा ही राजनीतिकरण हो गया ना इसका। अब तो आप ये देखो सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल यादव जी। मोहन यादव जी ने जमीन का एक बड़ा स्कैंडल किया, और वो खबर मध्य प्रदेश के किसी भी अखबार में नहीं छपी। कहीं टीवी पे भी आपको दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो ईडी ने जेलों में डाले, और उनका कारोबार उद्योगपति ने खरीद लिया, और वो ईडी प्रूव नहीं कर पाई कि ये इनके ऊपर कोई आरोप थे। बहुत सारे न्यूज़ क्लिक का उदाहरण है आपके सामने। न्यूज़ क्लिक के मालिकों को जेल में रखा, और अब पता चला कि वो केसी चलाने लायक चीज़ नहीं थी। उसके बारे में तो और भी रोचक बात ये है, जो प्रबीर पुरकायस्थ हैं, जो उसके प्रोड्यूसर थे न्यूज़ क्लिक के, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे और स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जी। 1975 में तब पकड़ा, जेल में रहे। अब न्यूज़ क्लिक के अंदर पकड़ा, 8-9 महीने अब जेल में रखा। तो वो तो उस इमरजेंसी में भी जेल में रहे, और यहाँ अघोषित में भी जेल में है। और उसके बारे में वो तो उस सुप्रीम कोर्ट की वजह से रिलीज हो गए उस टाइम पे। उन्होंने कहा गलत अरेस्ट कर रखी है इनकी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको या उस व्यक्ति या उनके एडवोकेट को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। और न्यूज़ क्लिक के ऊपर यह आरोप लगाया था कि ये किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं, जो
भारत को विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। ये 13 महीने वाले आंदोलन के दौर की बात है। और उसके बाद छापे बार के न्यूज क्लिक का ऐसी हालत कर दी, उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए। और अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल फ्रॉड कर रहे थे आप लोग, ये कोई केस नहीं बनता इनके ऊपर, न्यूज क्लिक के ऊपर। और अब उसके लिए उभरना भी कितना मुश्किल बात है। और ये भी मैं जो कह रहा था ना, AK गोपालन वाली बात, उन्होंने उस स्पीच में ये कहा था कि यहाँ पर जो लोकसभा के अंदर जब भाषण दे रहे थे कि इस हाउस के 34 संसद सदस्य मौजूद नहीं हैं, जो जेल में थे, जो जेल में हैं। क्यों है वो जेल में, इस बात का जवाब दिया जाए। 34 संसद सदस्य। अब तुलना अब देखिए जब होने लगता है तो यहाँ पर 146 मेंबर पार्लियामेंट पिछले साल सस्पेंड कर दिए। और उनकी अनुपस्थिति में जो ये भारतीय दंड संहिता के जो कानून पास किए थे, अमेंडमेंट किए थे, संशोधन, वो पास कर दिए उनकी अनुपस्थिति में। यानी उसको पास करने के लिए उनको सस्पेंड किया। तो अब जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं जी, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं किस तरीके से वो 2/3 बहुमत लेने के चक्कर में। तो हमारा लोकतंत्र जो था वो लोकचंद्र हो चुका है जी। फर्क है इसमें। अभी लोकतंत्र नहीं, लोकचंद्र है अभी। नहीं, वैसे तो ये तंत्र ही बच गया, लोग तो इसमें है नहीं बुनियादी तौर पर, परंतु उससे तो कई गुना ज्यादा है ना। ये सिस्टमेटिकली नहीं, अब भी हजारों लोग जेलों में हैं, अभी जो भी सरकार हैं। के खिलाफ बोलते हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पता ही नहीं अंदर कब निकलेंगे बाहर। बहुत सारे लोग हैं जेलों में। अभी जो NCR के चारों तरफ मजदूरों का जो विद्रोह हुआ, उसमें अभी भी सैकड़ों लोग जेलों में हैं। और परसों एक ऐसे बच्चे को 2 महीने के बाद जेल से छोड़ा है जो नाबालिग है। बताओ। और जानबूझ के उसको 25 साल का लिख के और अंदर डाल दिया। अब वो बाहर आया है। उम्र खाली दर कितने साल हो गए, चार्जशीट तक नहीं। और रोज आ जाता है कि भाई बेल इज ए जेल इज ए एक्सेप्शन, बेल इज ए नॉर्म। तो क्यों नहीं छोड़ रहा? सुप्रीम कोर्ट की कितनी टिप्पणियां आ चुकी इस तरीके की। इसके बावजूद भी और भी कितने सारे लोग अंदर की, कईयों की डेथ हो गई, कईयों की खराब बीमारी के कारण छोड़ना पड़ा, बाहर निकल के डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें, यानी मैं बुनियादी तौर पर अगर हम कहें तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना कहते हैं ना उसको, हाँ जी, हाँ जी, जो डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल, सॉवरेंटी 5 चीज हो गई ना। 5 चीज हो गई। आप 5 चीजों को एक एक करके एग्जामिन कर दो। डेमोक्रेटिक की स्थिति अब देख लो, चुनाव की क्या होने लग रही है। एक ही स्थिति है, बीजेपी जीतेगी। ठीक है, आप सेकुलरिज्म की देख लो। सेकुलरिज्म तो प्रधानमंत्री का क्या मतलब है कि मंदिर का उद्घाटन करेंगे? उसके लिए जो भी साधु संत करने दो उनको अपना काम। और उसके अंदर अब जो हुआ क्या उसी मंदिर के अंदर, तो आप उसका वो जिन लोगों ने दान किया था ना, वो पूछ रहे हैं वो हमारा काक बसुंडी दिया था चांदी का, वो है कहाँ पे? कुछ लोग सिंधी समाज के लोग पूछ रहे हैं कि हमने 200 ईंट दी थी, वो ईंट कहाँ पे है? जवाब नहीं है, कहाँ गई पता नहीं। उसके बाद सोशलिस्ट, यानी 40% हमारी जितनी भी धन संपदा है 1% लोगों के पास। ये सोशलिज्म है क्या? इसीलिए RSS ने मांग कर रखी है 2 शब्द ये हटा दो जिसके अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। वो कहते हैं कोई नाम भी क्यों ले रहे इसका मतलब। उसके बाद आप लगा लो कि सॉवरेंटी। अब हम अपनी मर्जी से तेल नहीं ले सकते किसी देश से। तो अमेरिका जो है 1 महीने की मोहलत दी थी, उसके बाद बोला अब फिर बंद दोबारा। 1 महीना तो हो चुका और जुबान नहीं निकाल रहे। जिस तरीके के व्यापार समझौते करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें हम 0 टैरिफ लगाएंगे और वो 18%। अभी कल ही कहा है कि हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। नहीं 18% भारत नहीं लगा सकता। और अभी ट्रंप ने साफ तौर पर यह कह दिया
कि पहले भारत फायदा उठा रहा था अमेरिका से, अब अमेरिका उठा रहा है। कारण क्या बताया? क्योंकि प्रधानमंत्री माय डियर फ्रेंड है, ये बोल रहे, और ये कुछ नहीं बोल रहे, ये हमारी सॉवरेंटी है। एक जहाज आता है हमारे मित्र देश का, जिसको हमने इनवाइट किया न्योता देके, शिप नेवी का, हमारी राष्ट्रपति महोदया को सलामी दे के गया, और हिंद महासागर में उसको डुबो दिया जाता है। हमारे शिप को अमेरिका ने मार दिया जी। वो अब जो 3 सेलर हमारे मारे गए, उसे एक चूं भी नहीं की किसी ने, बोला भी नहीं, किसी ने नहीं की। तो ये जो सॉवरेंटी की स्थिति बन गई। फिर लगा लो फेडरलिज्म की, जो संघात्मक हमारा जो स्वरूप है, ढांचा है उसके अंदर, कि भी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी हैं और सेंटर भी है, लेकिन उसके अंदर एक सहयोगात्मक सेंटर स्टेट रिलेशन के संचालित करने के नियम, तौर तरीके, प्रणालियां संविधान में बहुत बारीकी से दी गई। रोज धज्जियां उड़ रही हैं, गवर्नर लगा रखे हैं, वो 2-2 साल तक विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को मतलब दबा के बैठ जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप ऐसे नहीं दबा सकते, फिर भी दबा रहे हैं वो तो। आप या तो वापस भेजेंगे तुरंत। उसके बाद क्या करने लगा कि नहीं जी, हमने वो सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति को भेज रखा है, फिर राष्ट्रपति नहीं वापस भेज रहे। तो ये खिलवाड़ इस तरीके की करने से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो पूरे के पूरे संविधान का जो प्रस्तावना और प्रीएम्बल है, उसके ऊपर जो हम ये हमला देख रहे स्तंभों पे, तो बाकी संविधान की तो स्थिति समझ में आ सकती है। तो ये एक सिस्टमैटिकली, मतलब संविधान के खोखले ढांचे को रखो भी, उसको अंदर से खाली कर, खोखला कर दो। तो ये भी नहीं कहेंगे कि संसद नहीं रहेगी या संविधान नहीं रहेगा, वो रहेगा, लेकिन उसको पूरे तौर पर निष्प्रभावी बना दें। मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तो एक स्थायी तरीके का मतलब आप कह सकते हो हमारे देश के साथ विकृति पैदा हो रही है स्थायी तरीके की, जो ठीक कैसे होगी? अब कल को लोग इनको हरा देंगे, इसके बावजूद भी इसको डिसमेंटल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। किस किस तरीके के लोग बिठा रखे हैं जिनकी विचारधाराएं बहुत घातक हैं, जो भारत की जनतांत्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाती, जिनको हिकारत है, नफरत है भारत की। और मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो जनतंत्र है, ये कोई ऐसे नहीं है ना कि अचानक आ गया हो कहीं से। बहुत पुराना है, हमारा 4-5 हजार साल पुराना है। और गण होते थे हमारे यहाँ, वो गण ना मतलब एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी जी। और उसका जो कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, भिन्न भिन्न स्टेजेस के ऊपर वो बदलता जरूर रहा, लेकिन एक खास तरह की खुद मुख्तियारी और स्वतः शासन करने की एक प्रणाली मौजूद रही, जो आज तक भी है। हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ की जो ग्राम स्वराज है वो इस नेचर का है जो आत्मनिर्भर है। और कितने ही आक्रमण करने वाले शासक आए और चले गए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं अभी तक। ये उसकी अपनी तरह की एक ताकत थी जो उसकी जड़ों के अंदर मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई है जी। अब संसदीय प्रणाली में आने के बाद उसका एक रूप बना था संविधान के अंदर, उसमें 100 खामियां हो सकती हैं, हम ये बात नहीं कह रहे कि नहीं थी, लेकिन अब जो कर दिया गया है वो तो उसमें बचा ही नहीं। अभी तो खैर नई बात हो रही, लेकिन आरएसएस के लोग कह रहे थे संविधान को बदलेंगे हम। आरएसएस के लोगों ने कहा है संविधान को बदलेंगे। जो 2/3 बहुमत किस लिए चाहिए? ये तो 400 से ये थोड़ा अटक गए नीचे। जो 2024 अभी जो 400 पार हो रहे हैं, ये जिस तरीके से हो रहे हैं, उसको जब 400 पार ये हो जाएंगे, जिस तरीके से पार्टियों के सांसदों को तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद तो ये संविधान भी बदल सकते हैं। ये बताइए धर्मेंद्र भाई के 2024 के चुनाव में 400 पार मांगी सीटें, तब दिमाग में यही बात थी ना। और
जोर लगा लिया एक साइकोलॉजिकल प्रभाव देने के लिए, मानसिक तौर पर लोगों को ये लग जाए हाँ 400 पार कह रहे तो लेके ही जाएंगे, तो ठीक है ना। 240 पे टिका दिए, बहुमत नहीं दिया लोगों ने, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जन आदेश से वंचित किया कि आप जो भी बाद में आपने जुगाड़ करके सरकार बना ली और इतने बड़े बड़े जो निर्णय ले रहे हैं उसके लिए आपके पास किसी तरह का कोई नैतिक जन आदेश नहीं है, नैतिकता से ऊपर उठे हुए लोग हैं जी। और अब आप उसका जो जिस तरीके से वो 400 क्यों चाह रहे थे, वो चाह रहे थे हो जाएंगे 400 करेंगे, हो जाएंगे 2/3 करके, लेकिन उसके बाद करना क्या चाहते, जो एक देश एक इलेक्शन, उसके बाद जो आपकी जो ये है समान नागरिक संहिता बनाएंगे, नहीं इसकी सेंसस जो के ऊपर आधारित जनगणना का परिसीमन करना लोकसभा की सीटों का, और परिसीमन के अंदर जहां एक इतना जबरदस्त इनका वो पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि जहां इनको समर्थन नहीं है साउथ में, वहां सीटें कम कर लेंगे, वहां की सीटें इसलिए कम हो जाएंगी कि जनसंख्या कम है वहां, और जहां हिंदी बेल्ट में इनको ज्यादा जीतने की संभावना, वहां ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। और फिर SIR कर रही हैं अपने हिसाब ये से। काम करने के लिए जो इन्होंने महिला आरक्षण का बिल पेश कर दिया और इसके साथ अटैच कर दिया परिसीमन के साथ, कि मतलब कड़वी गोली जो है वो चीनी में डुबो के दे दी, वो खिलाने की कोशिश की के अंदर, लेकिन पार नहीं पड़ी। और उसके बाद कितना बड़ा मतलब तांडव किया कि महिलाओं को लेने ही नहीं देना चाहते हैं ये मतलब आरक्षण का लाभ, तुम दे ही नहीं रहे आरक्षण का, तो पास तो पहले ही कर रखा है लोकसभा ने, अब तक तुम रोक के क्यों बैठे हो ये बताओ ना। पहले तो परिसीमन के साथ अटैच क्यों कर रहे हो उसको, तो ये उस टाइम पर भी इसको करने की योजना थी लेकिन वो विफल हो गई है। अब वो उस सारी दिशा में करने के लिए कोई किसी तरह की शर्म ही नहीं, कहीं नॉमिनेशन राज्यसभा के कैंसिल हो रहे हैं, कहीं पे दल बदल हो रहे हैं बहुत ही बेशर्मी के साथ मतलब। और वो मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था फेसबुक पे, उसमें लिख रखा कि अब मैथमेटिक्स के गणित के सवाल इस रूप में आया करेंगे कि 6 MP खरीदने के लिए एक एयरपोर्ट बेचना जरूरी हो जाता है, तो 24 MP खरीदने के लिए कितने एयरपोर्ट बेचे जाएंगे। ऐसे ऐसे बोला गणित के सवाल आया करेंगे मतलब। अच्छा सर, एक सवाल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ। संक्षिप्त कर रहा हूँ मैं। जैसे हमारे एक यहाँ नेता हैं रामविलास शर्मा जी, वो भी आपके साथ जेल में थे, वो दूसरी जेल में जो भी थे, वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि उनके जेल में उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई, तो ये किया गया, पुलिस ने ऐसे प्रताड़ित किया, वैसे प्रताड़ित किया। आप भी जेल में रहे हो, आपके साथ भी RSS वाले लोग थे, बीजेपी संघ जनसंघ के लोग थे, किसी ने और ने भी आपको ये बताया कि उनके साथ यातनाएं हुई? नहीं पता, जेल में पुलिस नहीं होती है, पुलिस जो है डोडी में छोड़ के बाहर निकल जाती है, अंदर जेल का स्टाफ होता है। वो जेल के सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, असिस्टेंट, हवलदार, नंबरदार, जमादार इस तरह के होते हैं। कैदी भी प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं, जिनकी पूरी होने वाली है ना उम्र कैद, 1-2 साल बचा हो तो नंबरदार बना देते हैं। उनकी पगड़ी से पता चल जाता है कि भाई ये नंबरदार बन लिया कि नहीं बन लिया, मतलब एक सफ़ेद से काली पगड़ी पे हो जाता है वो। अच्छा। तो वो सारा स्टाफ उनका होता है। वो ज्यादती कर तो सकते हैं, तब करते हैं जब आप संघर्ष करेंगे जेल अथॉरिटीज के खिलाफ सुविधाएं लेने के लिए। भगत सिंह ने भूख हड़ताल करी थी वो सुविधाएं लेने के लिए, और भगत सिंह के साथ जितने भी उन्होंने यातनाएं वगैरह दी थी वो उससे बाहर दे ली जेल से। उत्पीड़न है जेल में, ऐसी बात नहीं है कि वैसे तो बंद रखना ही अपने आप में उत्पीड़न होता है, परंतु जेल के साथ अगर झगड़ा कर लिया जाए तो वो क्या करते हैं, सॉलिटरी में बंद कर देते हैं, चक्की जिसको बोलते हैं, कैद तन्हाई बोलते हैं। वो चक्की तो हमारे वाली भी होती थी जिसमें हम 2-2 रहते थे और काफ़ी सारे इकट्ठे रहते थे, 40-45। लेकिन वो जो सॉलिटरी होती थी वो हिसार में 3 आदमी सॉलिटरी में थे,
अच्छा। एक जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे हड़ताल का नेतृत्व करते हुए जिनके ऊपर डायनामाइट केस बना, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो भी बड़े फायर ब्रांड मेंबर पार्लियामेंट। जॉर्ज फर्नांडिस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। राजनारायण जी जिनकी वजह से मुकदमा और इमरजेंसी की तरफ बात गई, वो हिसार की जेल में हमारे वाली, और कॉमरेड ज्योतिर्मय बसु, ये भी हिसार में ही थे, वो भी हिसार में थे। तीनों के भीतर अलग अलग कोठरियां थी, और कमाल ये है कि हमने उनको कभी नहीं देखा। जिसको काल कोठरी बोलते हैं। नहीं, काल कोठरी तो वो होती है जो फांसी की अच्छा। हो जाए, ये कैदे तन्हाई कहते हैं इसको, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो उनके जो कैदी जो काम करने के लिए अलॉट कर दिए जाते हैं ना, या नाई वगैरह जो हजामत करते थे, मतलब बिना नाई के भी हजामती होते थे वहाँ। अच्छा। तो उनसे हम पूछ लेते थे उनका हालचाल, क्योंकि वो तो सभी जगह जाते थे ना। और जब वो आपके बाल काटते हैं तो आपके मतलब कान के बहुत करीब होता है उनका मुंह भी, तो ऊंचा नहीं बोलना पड़ता, वो आराम से बता देते हैं कि राजनारायण क्या कर रहे, ज्योतिर्मय बसु क्या कर रहे। और उनकी अगर कोई मुलाकात आती तो सारी बैरकों में कैदियों को बंद कर देते थे, और 3 आदमी 4 आदमी कंबल इतने ऊंचे उठा के चारों तरफ से, तब उनको मुलाकात के लिए डोडी में ले जाते थे, ताकि यही नहीं पता चले कंबलों के भीतर कौन है। अच्छा। ऐसी पर्दा करके उनको, ऐसी चीजें तो हैं। अब उनको देखो, मैं कह नहीं सकता भाई कहाँ लेके गए और कहाँ उनको यातनाएं हुई होंगी। यूं तो अब जैसे भाई लाठी चार्ज वगैरह में पकड़ के हमें जेल में डाल दिया, तो हमारे साथ भी वो तो घटनाएं कई बार घट चुकी, बाहर चोटें मार दी मान लो उस तरीके से। तो इस पे आप जाते क्यों नहीं उनके आपातकाल सम्मान समारोह में? नहीं, अब वहाँ किनसे सम्मानित होना और किस बात के लिए, उनसे क्या सम्मानित होना है। हम तो ऐसा भी है उसमें कोई आज तक कभी गए नहीं। फोन आता है, फोन भी आता है। वैसे ये सम्मानित होने वाले ड्रामा 14 के बाद ही चला है, पहले मैसेज भी आते हैं। यूं तो ठीक है, उनके पर क्या जाना होना क्या है। सरकार की तरफ से भी फोन आ जाते हैं कई बार। अच्छा। तो खैर एनीवे, लेकिन अब क्योंकि ये एक ओकेजन ऐसा है, तो इस बात के वो इसलिए इसका इतना ज्यादा आडंबर करते हैं। क्यों करते हैं वो इतना? वो इसलिए करते हैं ताकि इसको ना एक हथियार के रूप में यूज किया जाए कांग्रेस के अगेंस्ट। अभी कांग्रेस से कुछ बचा है जो, मतलब इतना डरते क्यों कांग्रेस से का कम बचना भी उनके लिए खौफ का विषय है। उनको ये लग रहा है कि वो बचे हुए से ना बचे हुए। आप एक बात बताओ, जिस टाइम पर कांग्रेस पार्टी 77 में हारी थी, तब जनता पार्टी कहीं थी? नहीं थी। लेकिन उन्होंने ही हरा दिया कि नहीं हरा दिया। तो जब लोग हराने के ऊपर आते हैं ना, तो उनको कुछ भी मिल जाएगा, वो मंच अपने आप पैदा कर लेंगे, तात्कालिक होता है वो। तो वो इसलिए इस तरीके का एक दूसरा कारण ये है कि वो अपने वाली जो उन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, उसको वो मतलब वैलिडेट करना चाहते, उसको जायज ठहराने के लिए भी कर रहे हैं जी, ताकि वो ये पेश करें कि वो तो इतना बड़ा था, वो तो उसका पर्दा इन वाले के ऊपर डल जाए। मतलब तो आप लोग जब जेल में थे तो उनके वो जो 3 लेटर थे आरएसएस के, हाँ, तो उन पे चर्चा करते थे इनके साथ कभी? वो मतलब किसी के पास आ जाते थे, वो आरएसएस वाले ये चर्चा नहीं करते थे कि देवरस ने लिखा है। अच्छा। मतलब और लेकिन वो गोपालन की चिट्ठी मांगते थे वो आरएसएस वाले हमारे से। हाँ, और फिर पढ़ने के बाद कह देते तो बहुत सही बोल रखा है, क्योंकि भयंकर आलोचना थी उस चिट्ठी में शासन की। पढ़नी चाहिए दर्शकों को भी। हाँ, मिल जाएगी, बड़ी चिट्ठी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो देवरस जी वाले 3 लेटर और ये इनका लोकसभा का स्पीच मिल जाएगा, पढ़ना चाहिए। तो आज बड़ा एक चुनौतीपूर्ण दौर है, तो ये जो कह रहे हैं उसको भी और जो कुछ कर रहे हैं उसको भी, हम ये नहीं कह रहे कि उस इमरजेंसी को नहीं भूलना चाहिए, वो लेकिन इन वाली को भी याद रखना लेकिन चाहिए। इन वाली तो मतलब अघोषित रूप से कहीं ज्यादा मतलब गुणात्मक रूप से बड़ा
निरंकुशता की तरफ बढ़ने की बात है, जहाँ पर न केवल संविधान बल्कि यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, किसान मजदूर हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, वो बिल्कुल एक तरह से वैचारिक उनका जो जिसको बोलते हैं ना वर्ण व्यवस्था में भी उनका विश्वास है और मनुस्मृति में भी है। तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रदूषण शिक्षा के माध्यम से, इतिहास को तोड़ मरोड़ के उस माध्यम से भी बच्चों के ही दिमागों को, देखो लोग कहते हैं कि भाई किसी का भविष्य बर्बाद करना हो ना तो उनके अतीत को बर्बाद कर दो। तो अतीत को आप तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो उनको वर्तमान भी वैसा लगने लगेगा और भविष्य भी वैसा लगने लग जाएगा।